नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस अध्याय का दूसरा पार्ट वीडियो और जानते हैं कार्य और आर्थिक जीवन के बारे में। कार्य क्या है? बच्चे और छोटे विद्यार्थी के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो किस प्रकार का कार्य करेंगे। यहाँ पर कार्य स्पष्ट रूप से सवेतन रोजगार का घोतक है। आधुनिक समय में यह कार्य का सर्वाधिक समझ में आने वाला अर्थ है। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरलीकृत विचार है। अनेक प्रकार के कार्य सवेतन रोजगार के विचार की पुष्टि नहीं करते। उदाहरण के लिए, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्षतः किसी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के क्षेत्र से परे किए जाने वाला कार्य व्यवहार। इसमें कभी कभी किए गए कार्य या सेवा के बदले नकद भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान भी अक्सर किया जाता है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। दोस्तों, चलिए बॉक्स में देखते हैं क्या दिया गया है। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे टिनी की नानी ने जीवन की किसी न किसी अवस्था में आजमाया न हो। अपना कप उठाने की आयु से ही उसने प्रतिदिन 2 वक्त भोजन और पहनने के वस्त्र के बदले लोगों के घरों में विभिन्न तरह के बेमेल कार्य करना आरंभ कर दिया था। बेमेल कार्यों का सही अर्थ क्या है, ये वे ही जान सकते हैं जिन्होंने हंसने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आयु में वे कार्य किए हैं। बच्चे का झुनझुना हिलाने से लेकर स्वामी के सिर की मालिश करने तक सभी नीरस कार्य बेमेल कार्य में आ सकते हैं। अपने प्रेक्षण या साहित्य से या यहाँ तक कि फिल्मों से भी इस प्रकार किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों का पता लगाइए और चर्चा कीजिए। क्रियाकलाप 6, कुछ ग्राम आधारित व्यवसायों में लगे भारतीयों की संख्या ज्ञात कीजिए और उन व्यवसायों की एक सूची बनाइए। चलिए अब देखते हैं कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन। पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पशुओं की देखभाल करते थे। औद्योगिक रूप से विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकांशतः मशीनों द्वारा किए जाने लगा। भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और कृषि कार्यों में या अन्य ग्राम आधारित व्यवसायों में लगी हुई है। भारत में और भी कई प्रवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार। आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन। कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया है जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं। पारंपरिक समाजों में गैर कृषि कार्य को हस्तकौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता था। हस्तकौशल लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता था और सामान्यतः श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता था। आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है। औद्योगिकरण से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाते थे। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास जैसे बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान दिया। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए। उद्योगों में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित थे और इस कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था।
प्रबंधक कार्यों का निरीक्षण करते थे क्योंकि उनका कार्य श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था। आधुनिक समाजों की एक मुख्य विशेषता है परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार। हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग अपने भोजन व रहने वाले मकान या अपने उपभोग की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। चलिए अब देखते हैं कार्य रूपांतरण। औद्योगिक प्रक्रियाएं उन सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गई हैं जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया में कई नव परिवर्तन हुए। शायद इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वचालित उत्पादन की कड़ियों जैसे मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण था। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है। पिछले कई दशकों से उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव हुआ है। यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में व्यवसाय और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। इसलिए व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना आवश्यक हो गया है। नई व्यवस्था कैसे कार्य करती है और श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझने के लिए बंगलौर में किए गए एक वस्त्र उद्योग के अध्ययन के एक भाग को पढ़िए। उद्योग बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य भाग होता है और इस प्रकार निर्माता की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सीमित होती है। डिजाइनर से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वास्तव में सैकड़ों से अधिक संक्रियाएं होती हैं। इस श्रृंखला में केवल 15 संक्रियाएं ही निर्माता के हाथ में होती हैं। वेतन वृद्धि को लेकर किए गए किसी भी गहन आंदोलन से निर्माता अपने कार्यों को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे जो यूनियन के नेताओं की पहुंच से दूर होगा। चाहे यह विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अदायगी का मामला हो या इसमें आगे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का। यहाँ महत्वपूर्ण बात है फुटकर विक्रेता का समर्थन प्राप्त करना ताकि उच्चतम वेतन संरचना और उसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सरकार और स्थानीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। इस प्रकार यहाँ पर विचार अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच बनाने का है। उपर्युक्त रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। देखें कि उत्पादन के नए संगठन तथा देश से बाहर उपभोक्ताओं के एक निकाय ने उत्पादन की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस प्रकार बदल दिया है। चलिए अब देखते हैं राजनीति के बारे में। राजनीति संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हैं शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों को विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय है कि जिनके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह है तो दूसरों के पास नहीं होगी। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है। शक्ति की यह अभिधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है और यह परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने से लेकर विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक, कारखाने के मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रबंधकों को कार्य आवंटित करने से लेकर अपने दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक फैला हुआ है। मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दल से किसी सदस्य को निकालने की शक्ति है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति
या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है कि दूसरों को उनकी इच्छा का पालन करना होता है। इस अर्थ में राजनीतिक क्रियाओं या राजनीति का सरोकार शक्ति से है, लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह शक्ति कैसे लागू होती है, क्यों कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पना के संदर्भ में प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। सामान्यतः लोग उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधाराएं होती हैं जो वैधता की इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं। चलिए अब देखते हैं राज्य विहीन समाज। 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए राज्य विहीन समाजों के आनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र के व्यवस्था कैसे बनाई रखी जाती है। इसके बदले नातेदारी, विवाह और आवास पर आधारित संगठनों के द्वारा तथा धार्मिक कृत्यों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता था। जैसा कि हम सब जानते हैं, आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियां हैं। फिर भी क्या राज्य विहीन समाजों की उपरोक्त वर्णित कुछ अनौपचारिक विशेषताएं राज्य के समाजों में भी विद्यमान रही नहीं हैं? चलिए अब देखते हैं राज्य की संकल्पना। राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का एक राजनीतिक तंत्र, जैसे नागरिक सेवा कर्मियों के साथ साथ संसद या कांग्रेस जैसी संस्थाएं, एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था से समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से बहुत भिन्न है। ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। चलिए क्रियाकलाप 10 देखते हैं। पता लगाइए कि विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतदान और सार्वजनिक पद पर खड़े होने का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है? क्या शक्ति अपने व्यापक अर्थ में संसद और अन्य संस्थाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को समझने के लिए एक उपयोगी संकल्पना होगी? क्या परिवारों और घरों में विद्यमान श्रम विभाजन महिलाओं की राजनीतिक जीवन में भागीदारी को प्रभावित करता है? ज्ञात करें कि संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है। दोस्तों, आरंभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। इन्हें अधिकांशतः संघर्षों के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसने राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया अथवा उन्हें सक्रिय रूप से पदच्युत कर दिया। फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस तरह के आंदोलनों के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं। नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार रहने की जगह चुनने की, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समान न्याय का अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकारों में चुनाव में भाग लेने और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकतर देशों में सरकारें सर्वव्यापक मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती थी। आरंभिक वर्षों में न केवल महिलाओं को अपितु पुरुषों की बड़ी जनसंख्या को भी मतदान से बाहर रखा जाता था,
क्योंकि एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होना इसका मापदंड था, महिलाओं को बहुत समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। तीसरे प्रकार की नागरिकता के अधिकार सामाजिक अधिकार हैं। इनका सरोकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार से है। इन अधिकारों में शामिल है स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार। सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया, जो कि पश्चिमी समाजों में दूसरे विश्व युद्ध के समय से स्थापित किए गए थे। पूर्व समाजवादी देशों के राज्यों की इस क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। अधिकतर विकासशील देशों में वास्तव में यह विद्यमान नहीं था। आजकल पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है। संभवतः व्यक्तियों को हमेशा किसी न किसी प्रकार के सामाजिक समूहों जैसे अपने परिवार, गोत्र या धार्मिक समुदाय के साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रहता है। तथापि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही प्रकट हुआ है। समकालीन विश्व सार्वभौमिक बाजार के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं और संघर्षों दोनों की वजह से जाना जाता है। समाजशास्त्र की रुचि सिर्फ औपचारिक सरकारी तंत्र के अध्ययन में ही नहीं, अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन में रही है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म आधारित दलों, वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण में रही है। इसका ध्यान सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संघ जैसे राज्य विधानमंडलों, नगर परिषदों और राजनीतिक दलों पर ही नहीं, अपितु अन्य संघों जैसे विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे महिला या पर्यावरण आंदोलन से लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में इतना ही। धर्म के बारे में हम अगले वीडियो क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।